हम पढ़ रहे थे रासायनिक बलगतिकी और रासायनिक बलगतिकी के 3 लेक्चर अपन पढ़ चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे रखी है, उनको वहां से पढ़ें। लेक्चर पूरा देखें, बीच बीच में स्किप ना करें, जिससे क्या है समझने में प्रॉब्लम आती है। एक भी मिनट का अगर बीच में से कोई इंपॉर्टेंट बात निकल जाती है तो आगे फिर समझने में उसमें दिक्कत आती है। इसलिए लेक्चर को पूरा देखें। वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। तो आज अपन लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे। उससे पहले अब तक जो अपन ने पढ़ा है एक बार उनका ऊपर से अपन रिवीजन देखें तो क्या होता है कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था रासायनिक बलगतिकी के अंदर अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग आते ही हमने बोला था कि dc बाई dt या dx बाई dt एक ही बात है। प्लस माइनस, प्लस किसके लिए बोला था? उत्पाद के लिए। माइनस किसके लिए बोला था? अभिकारक के लिए। अब ये dc क्या था या dx क्या था? dx बाई dt। dx क्या था? सांद्रता में परिवर्तन, तो आता सांद्रता ही। समय में परिवर्तन dt, तो आता समय। अब सांद्रता को क्या बोलते हैं? मोल प्रति लीटर। सांद्रता को क्या बोलते हैं? मोल प्रति लीटर। और समय क्या होता है सामान्यतः? सेकंड। तो इसका जो मात्रक निकल के आता था क्या आता था? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। उसके बाद अपन ने पढ़ा कि डेल्टा टी ये होता है, ये डेल्टा टी या डी टी क्या होता था? रिएक्शन में लगने वाला समय। और डेल्टा टी के अकॉर्डिंग रासायनिक अभिक्रिया 3 प्रकार से पढ़ी अपन ने। तीव्र अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया में डेल्टा टी, इसका मतलब क्या है? तीव्र का मतलब है फास्ट, और फास्ट का मतलब है रिएक्शन कैसी होती है? बहुत तेज हो रही है। इसका मतलब समय क्या लग रहा है? कम। इसका मतलब डेल्टा टी क्या है? बहुत कम। एक बार तो क्या होता है डेल्टा टी बहुत ज्यादा, इसका मतलब समय बहुत ज्यादा लग रहा है। जब समय बहुत ज्यादा लगता है इसका मतलब रिएक्शन कैसी है? स्लो। और एक बार क्या है डेल्टा टी क्या है? बीच का सा है, ना तो ज्यादा ना कम। इसका मतलब क्या है? वो मध्यम अभिक्रिया। इस तरह से यहाँ पढ़ा था। रासायनिक अभिक्रिया का वेग अपन ने 3 प्रकार से पढ़ा था, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग और प्रारंभिक वेग। तो औसत वेग एक एवरेज होता था, तो एवरेज के लिए अपन ने बोलते थे डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी या डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ये तो होता था क्या? औसत वेग। तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग क्या होता था? डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इसका मतलब समय उसमें बहुत कम लग रहा है, इसका मतलब लग ही नहीं रहा। तो डेल्टा इस तरह से ये लिमिट लगा दी तो ये क्या हो जाता है? dx बाई dt। और एक होता था प्रारंभिक वेग। t बराबर 0 पर अभिक्रिया के वेग को क्या बोलते थे अपन? प्रारंभिक वेग। यहां तक आने के बाद अपन ने पढ़ा वेग नियम। वेग नियम में क्या होता था? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है वो कैसे है निकालते हैं? एक प्रायोगिक है, प्रयोग द्वारा पता किया जाता है, वैसे अपन को पता नहीं लगता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? प्रयोग द्वारा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक की सक्रिय सांद्रता के समानुपाती होता है। सक्रिय सांद्रता से अपन ने अच्छी तरह से पढ़ा था कि जो मॉलिक्यूल्स या जो अणु अच्छी तरह से रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे वो ही रासायनिक अभिक्रिया के वेग के लिए क्या होंगे? जिम्मेदार। फॉर्मूला था सांद्रता की पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स या सेकंड इनवर्स। तो ये क्या आता था? मोल प्रति लीटर 1 माइनस एन सेकंड इनवर्स। तो यहां पर n बराबर 0, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, इस तरह से अपन ने मात्रक लगा लेते इसके। n बराबर 0 रखते क्या है? शून्य कोटि अभिक्रिया। n बराबर 1 रखते ही क्या है? प्रथम कोटि अभिक्रिया। n बराबर 2 रखते ही द्वितीय कोटि अभिक्रिया। n बराबर 3 रखते ही तृतीय कोटि अभिक्रिया का मात्रक निकल के आया। अब आज की क्लास के अंदर अपन को क्या पढ़ना है कि जो ये कोटि है, जो शून्य कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है, इसका मीनिंग क्या है? हकीकत में ये अभिक्रिया की कोटि से क्या मतलब है? तो आज के लेक्चर के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं
की रासायनिक अभिक्रिया की कोटि। तो आज का टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रिया की कोटि। अब देखो, रासायनिक अभिक्रिया की कोटि को क्या बोलते हैं अपन? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। वेग नियम प्रयोग द्वारा आता था। और अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, जरा देखो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो कोटि है वो अपन मैथमेटिकल नहीं निकाल सकते। इसका मतलब ये क्या है, वेग नियम से जो आता था, अपन ने पहले पढ़ा वेग नियम, और वेग नियम कहां से आता था? प्रयोग द्वारा। पहले पढ़ चुके हैं हम, वेग नियम कहां से आता था? प्रयोग द्वारा। प्रयोग से वेग नियम आता था, है ना। और अपन देखते थे कि N1A प्लस N2B ये दोनों मिला के क्या बना रहे हैं? जैसे उत्पाद बना रहे हैं। तो इसका वेग नियम क्या था? वेग बराबर K A की पावर X और B की पावर Y। ये हमने वहां पढ़ा। तो कहने का मतलब है ये जो निकल के आया क्या है? वेग नियम से निकल के आया। और ये क्या है? सांद्रता के पद। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है कि वेग नियम से प्रयोग द्वारा, वेग नियम से प्रयोग द्वारा अवकलित वेग समीकरण में, ये क्या है? अवकलित वेग समीकरण। मैंने बताया पहले, अवकलित वेग समीकरण। यहां पे क्या लिख सकते हैं अपन भाई? dx बाई dt बराबर k a की पावर x और b की पावर y। समझ रहे हो ना? इसका मतलब क्या हो रहा है? अवकलित वेग समीकरण। तो अवकलित वेग समीकरण में सांद्रता पदों की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। दोबारा से देखो, अभिक्रिया की कोटि की क्या डेफिनेशन होती है कि अवकलित वेग समीकरण में किसके द्वारा आता है? अवकलित वेग समीकरण प्रयोग द्वारा। अवकलित वेग समीकरण में सांद्रता पदों की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। इसका मतलब सांद्रता पद कौन सा है? ये और ये। इसका मतलब इसकी कोटि क्या होगी? x प्लस वाई। ये इसकी कोटि होगी। और अपन ने अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं पहले, N1 और N2 भी यहाँ ले सकते थे, क्योंकि जब N1 मॉलिक्यूल अपन ने रासायनिक अभिक्रिया में लिए तो उसमें से X मॉलिक्यूल्स क्या है? सक्रिय है। और N2 में से कितने हैं? Y मॉलिक्यूल सक्रिय है। अगर पूरे के पूरे N1 और N2 सक्रिय होते तो यहाँ पे क्या लिख सकते थे अपन? N1 प्लस N2। इस तरह से पहली डेफिनेशन ये हो गई कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? सांद्रता पदों की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अब देखो एग्जांपल देखें अपन, H2 प्लस I2 दोनों मिला के बना रहे हैं 2H। क्या बनना है? हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण। भाई मैंने क्या बोला? H2 और I2 दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? HI। तो इसका जो वेग नियम से क्या होगा? वेग बराबर क्या होगा? K H2 और I2। इसका मतलब क्या हो गया? अभिक्रिया कोटि क्या हो गई? एक इसके ऊपर एक इसके ऊपर, 1 + 1 = 2। अभिक्रिया कोटि क्या होगी? 2। इसका मतलब ये कौन सी कोटि की रिएक्शन है? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। आगे बात सुन। अब मैं बात करूं ऐसे ही, जैसे एग्जांपल है बराबर K FeCl3 और SnCl2। तो ये कितने हैं? 2 मॉलिक्यूल। और ये कितने हैं? 1। तो क्या हो गई अभिक्रिया कोटि? 2 + 1 = 3। आगे बात सुन लो, यहां कितने भाग ले रहे हैं? 2। और यहां कितने ले रहे हैं? 1। इसके 2 मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, दोनों की दोनों पूरी तरह से भाग ले रहे हैं। इसका मतलब 2 आ गया। यहां पूरी की पूरी भाग ले रहा है तो यहां 1 आ गया। तो 2 + 1 = 3। इस तरह से अभिक्रिया कोटि कितनी हो गई? 3। लेकिन ये क्या है? एक प्रायोगिक राशि है। क्या? अभिक्रिया कोटि कैसी राशि है? प्रायोगिक राशि है। क्यों? क्योंकि यहां 2 ले रखा है, यहां हमने 2 ले लिया, यहां अपन ने 1 ले रखा है, यहां अपन ने 1 ले लिया। ये जरूरी नहीं है कि यहां 2 है तो यहां 2 आएगा ही। समझ रहे हो ना?
ये कैसे पता लगेगा? प्रयोग द्वारा पता लगेगा। इसका मतलब है वो पहले से क्वेश्चन में या तो वेग नियम आपको देगा जब जाके कोटि पूछेगा, और एक स्टैंडर्ड रिएक्शन है उसका अपन को याद रखना पड़ेगा कौन सी कोटि की है, समझ रहे हो? उसके लिए अपन ने ट्रिक बना रखी है जिससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब देखो आगे, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं है क्योंकि जो दिख रहा है वो ही है। अब जरा देखो यहां पर ये जो डेफिनेशन है कोटि की, जो रिएक्शन जो कोटि की जो डेफिनेशन है वो क्लियर सेट हो रही है। कैसे? कि सांद्रता पदों की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। दोनों में सांद्रता 1+1, यहाँ पर 2+1 क्या हो रही थी? 3 हो रही थी। यहाँ 3 हो रही थी कोटि, और यहाँ पर क्या हो रही थी? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो रही थी। लेकिन अब जरा देखो ये क्या हो रहा है भाई, देखो जरा, CH3COO C2H5 प्लस H2O दोनों ने मिले CH3COOH प्लस C2H5OH। रिएक्शन का नाम है एथिल एसीटेट का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये दोनों मिले क्या बनाया? ये। अब इसके अंदर अगर वेग नियम से वेग अपन लिखना चाहें तो क्या होना चाहिए? हमारे अकॉर्डिंग ये निकल के आएगा, और 1+1 बराबर 2 होना चाहिए। अभिक्रिया की कोटि कितनी होनी चाहिए? 2। लेकिन अभिक्रिया की कोटि इसकी कितनी होती है? 1। ये तो बड़ा चक्कर पड़ गया। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि हमको पता नहीं है और अपन पता नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो निकल के आएगा वो किससे आएगा? प्रयोग द्वारा। क्या है? वेग नियम जो है वो क्या है? किसके द्वारा है? प्रयोग द्वारा। अब प्रयोग करेंगे जब, इसको इसमें डालेंगे जब जाके ये बनेगा, समझ रहे हो ना? इसका मतलब है कि जब अपन ने रिएक्शन करी नहीं तो हमको कैसे पता लगेगा? जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि यहाँ से मालवीय नगर से अपन ने बोला था कि मालवीय नगर से और वैशाली नगर की दूरी 10 किलोमीटर थी, 60 किलोमीटर पर घंटे से जा रहे थे, लेकिन उसके हिसाब से तो 10 मिनट लगनी चाहिए। लेकिन रास्ते में क्या लगा? ट्रैफिक भी होगा, फाटक भी लग रहा होगा, तो क्या 10 मिनट लगेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक कैसी चीज है? प्रैक्टिकली है। जब इंसान वहां से जाएगा जब ही जाके पता लगेगा। इसी तरह से यहाँ पे भी क्या है? इन दोनों को मिलाएंगे, दोनों को मिलाए जब जाके रिएक्शन करके ये बनाया। हम दोनों हमने ये रिएक्शन करी नहीं, हमको कैसे पता लगेगा भैया कि कौन सी कोटि की रिएक्शन है? इसका मतलब है कोटि की डेफिनेशन वहां जो थी पहले वाली वो पूरी तरह से अब यहाँ सेट नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है कि अब हकीकत में जब वेग नियम आता है तो ये और इसके ऊपर क्या आता है? 0। इसका मतलब 0 है, तो इसका मतलब ये पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि ये तो कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब क्या है? ये जो है H2 ये क्या होता है? आधिक्य में होता है। आधिक्य में, ये आधिक्य में होता है। और आधिक्य का मतलब ये क्या है? जैसे मैं बोलूं कि समुद्र में से 2 लोटा पानी ले लिया और उसमें पूछा कि इसमें कितना पानी कम हो गया या इसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन हुआ क्या? बताओ, कोई परिवर्तन हो गया क्या? कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि समुद्र बहुत ज्यादा अमाउंट है, समझ रहे हो ना, और उसमें से 2 लीटर पानी लेने के से उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी तरह से ये H2O क्या है? आधिक्य में। आधिक्य का मतलब बहुत ज्यादा, कंपेयर टू इसके, तो इसकी तुलना में ये बहुत ज्यादा है, इसलिए इसकी सांद्रता में परिवर्तन नहीं हो रहा। तो इसकी सांद्रता में परिवर्तन नहीं हो रहा, इसलिए ये अभिक्रिया की कोटि के लिए जिम्मेदार नहीं है। इसका मतलब है ये अभिक्रिया की कोटि के लिए जिम्मेदार क्यों नहीं है? क्योंकि यह एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इसका मतलब है सक्रिय रूप से भागीदारी नहीं कर रहा। वही वाली बात होगी चुनाव वाली बात कि चुनाव के अंदर पीछे रैली में तो बहुत थे लेकिन उसने वोट दिया ही नहीं। उसी तरह से ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो कर रहा है लेकिन ये क्या कर रहा है? ये सक्रिय रूप से भागीदारी नहीं कर रहा है, इसलिए ये कोटि के लिए ये जिम्मेदार नहीं होगा।
इसलिए यहाँ से एक इम्पोर्टेंट जो कोटि की जो डेफिनेशन निकल के आती है वो ये होती है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि के लिए वही अभिकारक या क्रियाकारक जिम्मेदार होता है जिसकी अभिक्रिया के दौरान सांद्रता में परिवर्तन होता है। इसका मतलब इसकी सांद्रता में परिवर्तन नहीं हो रहा तो ये क्या है, अभिक्रिया की कोटि के लिए जिम्मेदार नहीं है। दूसरी डेफिनेशन क्लियर, दोबारा सुनो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि के लिए वह क्रियाकारक जिम्मेदार होता है जिसकी अभिक्रिया के दौरान सांद्रता में परिवर्तन होता है। इसका मतलब इसकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, इसकी सांद्रता में परिवर्तन नहीं हो रहा। तो इसकी सांद्रता में परिवर्तन नहीं हो रहा तो अभिक्रिया कोटि के लिए H2O जिम्मेदार नहीं है। इसलिए इसके H2O के ऊपर क्या लिखते हैं अपन, 0। 0 लिखते ही ये 1 हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं अपन को, इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं। बोलो क्लियर है। तो ये दो डेफिनेशन निकल के आती है कि सांद्रता पदों की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है पहली, लेकिन ये वाली डेफिनेशन दूसरे वाले एग्जाम्पल पे लागू नहीं हो रही थी। किसके लिए, एथिल एसीटेट का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, प्रथम कोटि की रिएक्शन है। इसलिए अपन बोलते हैं दूसरी डेफिनेशन, कोटि के लिए वही क्रियाकारक जिम्मेदार होता है जिसकी अभिक्रिया के दौरान सांद्रता में परिवर्तन होता है। बोलो क्लियर है। अब जरा देखो, जैसे अपन देखें, जैसे देखो ट्वाइस NH3 प्लेटिनम की सतह पर रिएक्शन करके क्या हो रहा है, N2 प्लस थ्राइस H2। इसका मतलब है कि प्लेटिनम की सतह पर यह रिएक्शन हो रही है। अब प्लेटिनम की सतह पर रिएक्शन हो रही है तो अब देखो यहाँ पर कितने आ रहा है, 2 आ रहा है। अब बोलो यहाँ कितना आ रहा है, 2। अब अपन लिखना चाहे हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए भैया, कि भैया ये तो द्वितीय कोटि की रिएक्शन होनी चाहिए जनरली, लेकिन वो ही है प्रयोग द्वारा ये हकीकत में कौन सी कोटि की रिएक्शन है, शून्य कोटि की रिएक्शन है। घबराने की जरूरत नहीं है। शून्य कोटि की रिएक्शन, प्रथम कोटि की रिएक्शन और द्वितीय कोटि की रिएक्शन, ये हमारे को पढ़ना है। ये इनके अंदर क्या है, अपन ने क्लासिफिकेशन कर लेंगे भैया, ये वाली रिएक्शन ये है, ये वाली रिएक्शन ये है, ये वाली रिएक्शन ये है। और इसकी ट्रिक है, बिल्कुल आसान सी ट्रिक है जो आपको कोई भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ। अब जरा देखो, इसी तरह से NH2 प्लस Cl2 दोनों मिलके क्या बनेंगे, 2HCl। समझ रहे हो ना, किसकी प्रेजेंस में, Hµ की प्रेजेंस में। तो ये भी कौन सी है, शून्य कोटि की रिएक्शन है। जबकि यहां पर ऐसे लिखे हैं तो क्या होनी चाहिए है, द्वितीय कोटि की रिएक्शन होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ एक और यहाँ एक। समझ रहे हो ना, वेग बराबर क्या होना चाहिए, KH2 और Cl2। समझ रहे हो, और यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, क्योंकि यहाँ एक एक है। लेकिन हकीकत में क्या है, जब प्रयोग करा तो पता लगा कि यहाँ तो 0, यहाँ 0। इसका मतलब है कि ये पूरी रिएक्शन कैसी है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब इसी तरह से हाइड्रोजन ब्रोमाइड का निर्माण, ये कोई रिएक्शन है, H2 प्लस Br2 दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, 2HBr। अब जरा देखो, इसमें तुमको क्या दिखेगी, ऐसा लगेगा कि ये भैया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, यहाँ एक यहाँ है, जबकि कोई मतलब नहीं है उसका द्वितीय कोटि से। वेग नियम द्वारा जब पता करा तो भैया इसकी जो कोटि निकल के आई वो क्या है, इसके सेंस में तो 1 और इसके सेंस में क्या लिख ली थी, 0.5। इसका मतलब आधा, इसका मतलब 1.5। इसका मतलब यह है भिन्नांक कोटि की अभिक्रिया। कैसी है भैया, भिन्नात्मक अभिक्रिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोटि जो है उसको अपन पता नहीं कर सकते। समझ रहे हो ना, इसका मतलब यह है कि जो कोटि है वो पूरी तरह से एक प्रायोगिक राशि है। एक ट्रिक याद रखनी है, देखो ट्रिक यह है कि प्लेटिनम सतह पे Hµ, अगर कंडीशन दे रखी है तो रिएक्शन कौन सी होगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया। कृत्रिम रेडियो एक्टिव तत्वों की जो रिएक्शन होंगी वो हमेशा प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। समझ रहे हो ना। और एथिल एसीटेट का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, प्रथम कोटि की, N2O5। ये एक रिएक्शन है, 2N2O5।
ये इसने रिएक्शन करी, क्या बनाया 4NO2 प्लस O2। अब जरा देखो, एक रिएक्शन है 2N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, जब रिएक्शन कर रहा है क्या बना रहता है 4NO2 और प्लस O2। तो ये अपन देखते हैं तो कैसा फील होता है, ऐसा लगता है कि ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, लेकिन क्या ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है? नहीं, ये भैया प्रथम कोटि की अभिक्रिया। एक बराबर KN2O5। जरा देखो, इसका मतलब यहां 2 था लेकिन यहां क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अब ये क्या है जरा देखो, क्योंकि ये वाली रिएक्शन है ये ऐसे नहीं होती है। देखो 2 तरह की रिएक्शन होती हैं, एक तो होती है प्राथमिक अभिक्रिया, ध्यान दो, प्राथमिक अभिक्रिया। प्राथमिक अभिक्रिया का मतलब है अभिकारक से क्या बना उत्पाद, डायरेक्ट, बीच में कुछ भी नहीं बना, डायरेक्ट अभिकारक से उत्पाद बना, मध्यवर्ती ये वगैरह कुछ नहीं बना, डायरेक्ट अभिकारक से क्या बना उत्पाद बना। तो इस प्रकार की रिएक्शन को क्या बोलते हैं अपन? प्राथमिक अभिक्रिया। समझ? जटिल अभिक्रिया। अब जटिल अभिक्रिया नाम से पता लग रहा है, जटिल अभिक्रिया का मतलब है कि भैया अभिकारक से ये जो उत्पाद बन रहा है ये डायरेक्ट नहीं बन रहा है। जैसे मैं मान लूं ये पहले और कुछ बना, फिर इसने और कुछ बनाया, फिर इसने और कुछ बनाया, इस तरह से जब जाके उत्पाद बना, इतने स्टेप में जाके उत्पाद बना। इसी तरह से ये कौन सी अभिक्रिया है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जटिल अभिक्रिया। तो ये ही जो रिएक्शन है जटिल अभिक्रिया ही कौन सी है? N2O5। क्योंकि जरा देखो ये कैसे होती है, अगर अपन देखें N2O5 की, ये तो यहाँ पे तो लिख दिया N2O प्लस O2, लेकिन ऐसे नहीं हो रही है। कैसे हो रही है जरा देखो, N2O5 2 मॉलिक्यूल है, या एक मॉलिक्यूल भाग लिया, क्या बनाया इसने N2O3 प्लस O, हो गया N2O5। अब ये N2O3 जो है ये क्या बनाएगा NO प्लस NO2, ठीक है। अब जरा देखो ये जो NO है किससे रिएक्शन करेगा? ये 2 ले रखे थे, यहाँ पे अपन ने 1 ले लिया, यहाँ बचा हुआ एक N2O5 क्या बनाया 3NO2। इसका मतलब देखो यहाँ पर कितने हैं ऑक्सीजन 5 और यहाँ 1 6, तो 3 दूना के 6, यहाँ पर नाइट्रोजन कितने 3 है ना, तो इसलिए 2 और 1 3, इस तरह से रिएक्शन बैलेंस है। अब जरा देखो पहला स्टेप जो है वो कैसा है स्लो, दूसरा फास्ट, तीसरा भी फास्ट, इस तरह से ये होगा। अब जरा देखो ये जो फर्स्ट स्टेप है वो स्लो है। स्लो स्टेप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का क्या होता है? वेग निर्धारक पद होता है। कैसा होता है? वेग निर्धारक पद। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये भी रिएक्शन एथिल एसीटेट का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन और N2O5 का तापीय अपघटन, ये दोनों रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि ये मान लो हर दूसरी एग्जाम में ये आती रहती है। तो इस अपन ने देखा कि ये LHS और ये RHS, तो ये इससे कट गया, समझ में आ गई बात है ना, और ये इससे कट गया, बोलो क्लियर है। अब यहाँ क्या रह गया 2N2O5 और यहाँ क्या रह गया 3NO2 और यहाँ 1 NO2, 3 और 1 4 NO2 और यहाँ O। तो बेटा इस तरह से ये रिएक्शन होती है हकीकत में, समझ में आ रही है बात। तो कहने का मतलब है ये कितनी कॉम्प्लेक्स हो गई कि भैया अपन को लग रहा था ऐसी बन गया, जबकि कैसे ये 3 स्टेप के अंदर हो रही है रिएक्शन। अब 3 स्टेप के अंदर रिएक्शन जब हो रही है तो रिएक्शन का जो वेग है वो निर्धारित कौन करेगा? मंद गति वाला पद करेगा, समझ में। वेग निर्धारक पद कौन सा होता है? मंद गति वाला पद करता है, क्योंकि ये तो बहुत फास्ट हो रहा है जो पता ही नहीं लग रहा। फास्ट स्टेप पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता, इसलिए जो वेग आया इस वाली रिएक्शन के लिए, जो वेग आया क्या आया? वेग बराबर क्या आया KN2O5, तो ये निकल के आया। आगे बात सुन में, इसलिए यहाँ वेग निर्धारक पद में क्या आया? N2O5 भी आ रहा है, इसलिए ये आया। इसलिए ये जो है कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। एक चीज ध्यान रखनी है कि कोई कंडीशन दे दे, जैसे ट्रिक क्या निकालें अपन, ट्रिक एक चीज देखें कि अगर कोई कंडीशन दे दे
एरो के ऊपर कंडीशन दे दी, जैसे एरो के ऊपर कंडीशन दे दी, प्लेटिनम सतह दे दी उसने, है ना, और H में दे दिया, ये हमने ट्रिक बना रखी है कि अगर ऐसी कंडीशन दे दे तो वो शून्य कोटि की अभिक्रिया, कौन सी कोटि की अभिक्रिया बेटा, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। और एथिल एसीटेट का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, और दूसरा क्या बताया, N2O5 का तापीय अपघटन, ये दोनों कौन सी रिएक्शन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। बाकी जो तुमको दिखे सामान्यतः वो ही रिएक्शन होगी। आगे बात समझ में। और रेडियो एक्टिव कोई भी एलिमेंट दे दे वो सब कौन सी है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। बोलो क्लियर है। ठीक है, हमारा अणुसंख्यता या अभिक्रिया की आणविकता क्या बोलते हैं इसको, मॉलिक्यूलरिटी। जरा देखो, अपन ने पूरी क्लास के अंदर अभी देखा कि अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक राशि है, उसको पता करना नॉर्मल पॉसिबल नहीं है जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करें, समझ गए ना। तो ये कैसी राशि थी, प्रायोगिक राशि थी। या की जो आणविकता है या मॉलिक्यूलरिटी है वो क्या होती है, एक सैद्धांतिक राशि है, जबकि कोटि क्या थी, प्रायोगिक राशि थी। अब जरा देखो इससे क्या मतलब है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को उसको क्या बोलते हैं, उसकी अणुसंख्यता बोलते हैं। जरा देखो, अपन बात करें अगर रासायनिक अभिक्रिया में एक अणु भाग ले रहा है तो एक आणुक अभिक्रिया, अगर रासायनिक अभिक्रिया में दो अणु भाग ले रहे हैं तो दो आणुक अभिक्रिया, अगर रासायनिक अभिक्रिया में तीन अणु भाग रहे हैं तो त्रिअणुक अभिक्रिया होती है। जैसे देखो NH4NO2 है, NH4NO2, और ये बदल के क्या बना रहे हैं, N2 + 2H2, ठीक है साहब। अगर इसकी आणविकता की बात करूं या अणुसंख्यता की बात करूं तो ये कैसी है, इसमें एक अणु भाग ले रहा है, बिल्कुल दिख रहा है वही होगा, NH4NO2 का एक अणु भाग ले रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, एकाणुक अभिक्रिया, एकाणुक अभिक्रिया, या उसको बोलते हैं अपन इंग्लिश में यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बोलो क्लियर है बेटा। अगर रासायनिक अभिक्रिया में एक अणु भाग ले रहा है तो एकाणुक अभिक्रिया, अगर रासायनिक अभिक्रिया में दो अणु भाग ले रहे हैं तो द्विअणुक अभिक्रिया, अगर रासायनिक अभिक्रिया में तीन अणु भाग ले रहे हैं तो त्रिअणुक अभिक्रिया। H2O2 ने रिएक्शन करी, क्या बनाया, H2 + ½ O2, तो ये यहाँ पर कितना दिख रहा है, एक अणु भाग दिख रहा है, तो कौन सी अभिक्रिया है, एकाणुक अभिक्रिया। बोलो क्लियर है। अब जरा देखो 2HI H2 + I2, ये कौन सी, इसकी आणविकता कितनी है, 2, क्योंकि इसमें कितने भाग ले रहे हैं, 2। अब जरा देखो अभी जो रिएक्शन लिखी थी ये वाली रिएक्शन है, इसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं, 2 इसके एक इसके, इसका मतलब ये कितने अणु की हो गई, टोटल कितने अणु हुए, 3, तो कौन सी अभिक्रिया है, त्रिअणुक। ये कौन सी अभिक्रिया है, त्रिअणुक अभिक्रिया। ये कौन सी थी, द्विअणुक अभिक्रिया। बोलो क्लियर है। तो यहाँ तो कोई जो दिख रहा है वही है, केवल और केवल कोटि के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना है। बोलो बात समझ में आ गई। तो इस तरह से और भी रिएक्शन देखो, ये क्या है, इसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं, 2 और 1 3, इसलिए कौन सी अभिक्रिया होगी, त्रिअणुक अभिक्रिया। बोलो क्लियर है। रासायनिक अभिक्रिया में जितने अणु भाग लेंगे वही उसकी आणविकता होगी या अणुसंख्यता होगी। त्रिअणुक से ज्यादा आणविकता पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि उनके बीच में जो अणु भाग ले रहे हैं उनके अंदर प्रभावी टक्कर पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं बोलूं A, B और C 3 अणु हैं, अब तीनों के बीच में टक्कर कराएं जब तो उत्पाद बनेगा। भाई आगे जाके पढ़ेंगे अपन कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद अभिकारक के अणुओं में टक्कर की वजह से बनता है। हाँ समझ रहे हो ना। तो जब ये अणु आपस में टक्कर करेंगे तो एक ही साथ में 3 अणु या 3 से ज्यादा अणु तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है जिससे जाके उत्पाद बन सके, इसलिए त्रिअणुक अभिक्रिया से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। आगे बात सुन रहे। अब आता है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, कोटि अणुसंख्यता। यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है, ये मान लो क्वेश्चन अलग अलग घुमा देता है लेकिन क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है। पूरा जो चैप्टर है वो 50% से ज्यादा ये कोटि पर रिलेटेड है। प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, इस तरह से शून्य कोटि, आगे अपन यही पढ़ेंगे। अब देखो दोनों के अंदर अंतर पड़े, अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता। अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता में अंतर। बेटा पहला अंतर देखो, दोनों की डेफिनेशन बोल दो।
डेफिनेशन क्या है? अवकलित वेग समीकरण में, अवकलित वेग समीकरण में कहां से आया था अवकलित वेग समीकरण? प्रयोग द्वारा। अविकलित वेग समीकरण में सांद्रता पदों की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। बोलो क्लियर है? सांद्रता पदों की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। यहां पर डेफिनेशन क्या थी? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की कुल संख्या को अभिक्रिया की अणुसंख्यता। दूसरा, ये कैसी राशि है? प्रायोगिक राशि है। ये कैसी राशि है? प्रायोगिक राशि है। ये कैसी राशि है? सैद्धांतिक राशि है। बोलो क्लियर है? ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, वो थ्योरेटिकल वैल्यू है। तीसरा पॉइंट में बात करें, हमेशा ऐसे नहीं होगा कि आधा अणु भाग लेगा। अणु हमेशा कैसा लेगा? 1 2 3। इसका मतलब क्या है कि अणुसंख्यता हमेशा कैसी होगी? 1 2 3 इस तरह से। जबकि ये क्या होगी? 0 भी हो सकती है ना? अभी अपन ने देखा 1.5 कोटि की आई, 1.5 कोटि आया। इसका मतलब क्या है? भिन्नांक भी हो सकता है, और समझ रहे हो ना, और पूर्णांक भी हो सकता है। इस तरह से पॉइंट देखें तो कोटि जो होती है वो ऋणात्मक भी हो सकती है, जबकि ये जो है हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगा। कोटि क्या होगी? ऋणात्मक भी हो सकती है, और अणुसंख्यता हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगी। अगला पॉइंट देखें अपन कि कोटि से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि को निर्धारित किया जा सकता है। क्रियाविधि को निर्धारित किया जा सकता है। क्रियाविधि का पता लग जाता है कि रिएक्शन किस तरह से होगी। क्रियाविधि का पता नहीं लगता। बोलो क्लियर है? इस तरह से 5 पॉइंट हो गए, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आता है। और एक देखें अपन, और एक अंतर देखें तो जरा देखिएगा। देखो बेटा क्या होता है, अपन ने पढ़ा था, छठा पॉइंट अपन ने पढ़ा था कि प्राथमिक अभिक्रिया होती थी और जटिल अभिक्रिया होती थी, ठीक है ना? जब प्राथमिक अभिक्रिया और जटिल अभिक्रिया 5 ही बहुत है वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ लो। प्राथमिक अभिक्रिया एंड कौन सी है? जटिल अभिक्रिया। दोनों पर अभिक्रिया की कोटि लागू होती थी। इसका मतलब क्या है? जो रिएक्शन एक स्टेप में होगी वो कैसी है? प्राथमिक अभिक्रिया। एक से ज्यादा स्टेप के अंदर होगी वो कैसी है? जटिल अभिक्रिया। जैसे N2O5 कैसी थी? जटिल अभिक्रिया। तो जटिल अभिक्रिया की कोटि क्या थी? एक H2 प्लस Cl2, दोनों ने मिलकर क्या बनाया था? 2HCl। ये कैसी थी? प्राथमिक अभिक्रिया। तो प्राथमिक अभिक्रिया कैसी होती है? दोनों के लिए कोटि लागू होती है। इसका मतलब दोनों का कोटि पता कर सकते हैं। लेकिन जरा देखो, प्राथमिक अभिक्रिया का अणुसंख्यता तो पता कर सकते हैं, प्राथमिक अभिक्रिया की तो अणुसंख्यता पता कर सकते हैं, लेकिन जटिल अभिक्रिया की अणुसंख्यता से कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? उसका अणुसंख्यता से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ए से बी बना, बी से सी बना। अब इस वाली रिएक्शन की अणु लेने हैं या इस वाली की लेने हैं या इसके लेने, इसलिए जटिल अभिक्रिया की अणुसंख्यता का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए ये 6 पॉइंट हो गए। बोलो क्लियर है?